नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आजकल हम सुन रहे हैं मृदुला गर्ग जी की कहानी स्थगित कल। अभी तक हमने इस कहानी के 3 अंक सुन रखे हैं। आज इस कहानी का शेष और अंतिम अंक सुना जाएगा, जो कि चौथा अंक है हमारा। तो सुनना प्रारंभ करें। प्रवीण, कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। 4 महीने गुजर गए, विपिन मिलने नहीं आया। मेरी बात सही निकली। आदमी किसी से उधार लेता है तो उसे नफरत करने लगता है। मुझे मिली मौत की सजा भी उस नफरत को कम ना कर सकी। लगता है विपिन अब नहीं आएगा। जब से खाली ताल देकर लौटा हूँ, अथाह निराशा से घिर आया हूँ। विपिन अब नहीं आएगा। ताल के लिए भी तो 4 महीने प्रतीक्षा की थी। सर्दी के मौसम की बाट जोहते। तो विपिन अब कभी नहीं आएगा। आएगा जिस दिन उसके पास लौटाने लायक पैसा होगा, वह दौड़ा चला आएगा। रुपए मेरे मुंह पर दे मारेगा। फिर उसकी नफरत पिघल जाएगी। मुझे पूरी छूट होगी। चाहूं तो दोबारा उसे दोस्त बना लूं। कब होगा? कब होंगे उसके पास रुपए? मेरी मौत से पहले या बाद में? हो सकता है विपिन मेरी लाश पर रुपयों की बौछार कर दे, पर मैं तो उसे अब देखना चाहता हूँ। 4 दिन हुए उसे खत लिखा है। इसरार करके कहा है कि जैसे हो समय निकालकर आना जरूर। तू जानता तो है मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। अब तक वह नहीं आया। खत का जवाब भी नहीं दिया। क्या यह हो सकता है कि मेरा खत पाकर भी वह ना आए? देखूं, कल तक और देखूं आता है या नहीं। ना आया तो मैं ही जाऊंगा उसके घर। आज तक कभी गया नहीं, कभी उसने बुलाया नहीं। आता है तो वही आता है। बाहर मेरे कमरे में बैठकर चला जाता है। कभी रमा से उसे मिलाया नहीं, न मैं कभी उसकी पत्नी से मिला। हमारी दोस्ती ऐसी ही है। एक बार उसने कहा था, मेरे पास एक ही कमरा है, तू मेरे घर कभी मत आना। मैं नहीं गया, कभी नहीं गया। पर अब जब वह ना आया तो मैं जाऊंगा उसके एक कमरे में। पर कहीं वह यह ना समझ बैठे कि विपिन आया था। घर में घुसते ही मेरे दरवाजे पर खड़े रहकर बोला, तेरे रुपए मैं आज नहीं लाया। कोई बात नहीं, मैंने कहा, आ बैठना। वह अंदर आकर मेरे बराबर बैठ गया और बोला, फिक्र मत कर, मैं कसम खाता हूँ तेरे रुपए इसी पहली से लौटाने शुरू कर दूंगा। मैं फिक्र नहीं कर रहा, मैंने कहा। हाँ, उसने तल्खी से कहा, तेरे लिए 500 रुपए क्या मानी रखते हैं? वह बात नहीं है विपिन, मैंने कहा और बात पूरी किए बिना चुप हो गया। क्या कहना ठीक रहेगा? हाँ, रुपए मेरे लिए
कोई मानी नहीं रखते, या यह कि नहीं, रुपए सभी के लिए मानी रखते हैं, मेरे लिए भी। अगर कहूँगा मानी नहीं रखते तो विपिन और तल्ख होकर कहेगा, मेरे लिए तो रखते हैं, मैं तेरे रुपए लौटा कर रहूँगा, चाहे जान देनी पड़े। अगर कहूँगा मानी रखते हैं तो वह तैश में आकर कहेगा, मुझे क्या बतला रहा है, मैं क्या जानता नहीं। फिक्र मत कर, तेरे रुपए लौटाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। दोनों में से एक भी मैं नहीं कह पाया। कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर एकाएक कह उठा, इस वक्त मुझे रुपयों की नहीं, अपनी जान की फिक्र हो रही है। ऐसा क्यों नहीं करता विपिन? उन रुपयों से मेरे लिए एक बढ़िया कफन खरीद देना। कहते ही मैं आत्मग्लानि से भर उठा। क्यों इस तरह के झूठे फिल्मी जुमले बोल रहा हूं? विपिन की आंखों से नफरत पोंछ देने के लिए? उनमें एक बार फिर आंसुओं की नमी देखने के लिए? छी छी, रुपए देकर आदमी इतना दयनीय हो जाता है कि ब्लैकमेल पर उतर आए। वाकई विपिन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और सिर झुका लिया। अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया और उसे माथे से लगा सुन्न बैठा रहा। पर यह क्या हुआ? मेरा दिल एकदम पत्थर की तरह सख्त हो मेरी छाती के भीतर पड़ा रहा। विपिन का सहृदय स्पर्श मुझे छुए बगैर मेरे हाथ पैरों से फिसलकर गुम हो गया। मैं भी विपिन की तरह चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा, क्या इसी के लिए मैं मर जाना चाहता हूँ? हमारे बीच की चुप्पी असहनीय हो चली। मैंने कोशिश की कुछ महसूस कर सकूं। विपिन, मैंने कहा, पिछले रविवार मैं चिड़ियाघर गया था। जानता है, इस साल एक भी चिड़िया वहां नहीं उतरी। कौन? उसने चौंक कर सिर उठाया। कौन नहीं उतरी? चिड़िया। हर साल सर्दी के मौसम में जब सर्द देशों में बर्फ पड़ने लगती है तो सारसों के काफिले वहां से उड़कर यहाँ आ जाते हैं। क्यों? यहाँ मौसम उतना सर्द नहीं होता। ताल तालाबों का पानी जमता नहीं। सब के सब? नहीं, सब नहीं। इस साल भी उनके काफिले वहां से चले होंगे, पर दिल्ली चिड़ियाघर के ताल पर नहीं उतरे। तो मैं गया था देखने। ताल खाली पड़ा था, एक भी पक्षी नहीं था। तो बुरा लगा मुझे। बुरा हुआ ना? नहीं, उसने कहा। अच्छा हुआ। वे आते तो यहाँ वाले पक्षियों की खुराक खा जाते। मैं उसे देखता रहा। ठीक कह रहा है विपिन। अपने तरीके से जीना इतना आसान नहीं है। अपराध बोध कम करने की कोशिश भी एक तरह से अपराध है। विपिन काफी देर बैठा रहा। हम दोनों चुप बने रहे। फिर वह चला गया। नमस्ते भाई साहब। देखा, अरुण सामने खड़ा है। रमा अंदर है, मैंने कहा। हाँ,
उसने कहा। नहीं, मैं आपके पास आया था। क्यों? मैंने कहा। वह पास बैठ गया। अब तबीयत कैसी है? आर्द्र स्वर में उसने पूछा। वैसी ही है, मैंने कहा। ओह, पहले से बेहतर नहीं हुई? बिगड़ी भी नहीं। रमा भाभी कह रही थी आपको वह शायद। मैं एकटक उसे देखता रहा। वाक्य पूरा करने में मदद नहीं की, बल्कि बोला, शायद क्या? डॉक्टर क्या कहता है? कब तक ठीक? अभी 2 साल नहीं मरूंगा, मैंने कहा। यानी यह तय है कि जिगर में कुछ है? कुछ क्या? कैंसर, उसने फुसफुसाकर कहा। आखिर उसकी हकलाती जबान से मैंने वह शब्द कहला ही लिया। अजीब खुशी हुई मुझे। है तो, मैंने कहा, पर मैं जल्दी नहीं मरूंगा। नहीं भाई साहब, वह सकपका कर बोला। ऐसी बात मुंह से निकालते ही क्यों हैं? आजकल हर बीमारी का इलाज निकल आया है। आप अमेरिका क्यों नहीं चले जाते? क्यों? मैंने कहा। अपने देश में मरने की मनाही है? नहीं नहीं, वह फिर हकलाने लगा। पर वहां इलाज। उसे हकलाता देख मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है? बहुत दिनों से मैं उसे जानता और नापसंद करता आया हूं, पर आज से पहले इस तरह क्रूर होकर उसे नहीं कोंचा। आज लग रहा है जैसे जो चाहूं कह सकता हूं, कड़वी से कड़वी बात। तो क्या अपनी तरह जीने का अर्थ है क्रूरता को प्रश्रय देना? अगर गया तो तुम और रमा भी चलोगे ना साथ? मैंने अरुण से पूछा। जी हाँ, क्यों नहीं, उसने तत्परता से कहा। आप कहेंगे तो जरूर चलेंगे। और मैं वहां मर गया तो तुम लोग क्या करोगे? यहाँ लौटोगे या वहीं बस जाओगे? रमा के नाम रुपया मैं काफी छोड़ जाऊंगा। जी? क्या? क्या मतलब? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, यह क्या कह गया मैं? फौरन बात बदल देनी चाहिए। जानते हो अरुण, मैंने कहा, अमेरिका से बहुत जल पक्षी इस मौसम में यहाँ आ जाते हैं। जी? वह मुंह फाड़े मुझे देखता रहा। हाँ, यहाँ चिड़ियाघर में जो बड़ा ताल है, बहुत से उसी पर आकर बस जाते हैं। जी, पर इस साल एक भी चिड़िया वहां नहीं उतरी। मैं चुप हो गया तो नासमझ की तरह उसने कहा, ओह, जानते हो, चिड़ियाघर के भीतर आजकल रेलगाड़ी चलने लगी है। जी हाँ, उसे कहने को कुछ मिल गया। चिहुक कर बोला, बड़ा आराम हो गया है। पूरे चिड़ियाघर की सैर रेलगाड़ी में बैठे बैठे हो जाती है। आप चलिए ना एक दिन, बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी।
रमा को बहुत मजा आया था रेलगाड़ी की सैर। उसका वाक्य टूट गया। अच्छा, मैंने कोमल स्वर में कहा। रमा को ले गए थे चिड़ियाघर? जी, कह वह दोषी भाव से चुप हो गया। जानते हो अरुण, इसी रेलगाड़ी की वजह से इस साल वहां चिड़िया नहीं उतरी। क्यों? शोर और धुआं। वह तो रेलगाड़ी से होगा ही। रेलगाड़ी बंद भी हो सकती है। क्यों? वह हंस पड़ा। चिड़ियों के मारे? आप भी भाई साहब, चिड़ियों के मारे कहीं रेलगाड़ियां बंद होती हैं? अरुण, मैंने निहायत बदतमीजी से कहा, अब तुम जाओ, मैं आराम करूंगा। जी। वह हड़बड़ा कर उठा और बाहर चला गया। तुम भी रेलगाड़ी की तरह हो अरुण, सुविधा जनित। मेरा मन हुआ मैं मरूं नहीं, जीऊं और देखूं कि चिड़िया वापस आती हैं या नहीं। विपिन, ऐसा क्यों नहीं करता विपिन? उन रुपयों से मेरे लिए एक बढ़िया कफन खरीद देना। प्रवीण ने कहा। कल? क्यों कहा उसने? क्या वह व्यंग था? क्या वह समझता है मैं 2 साल तक उसका रुपया नहीं लौटाऊंगा? बार बार यह ख्याल क्यों आ रहा है मुझे? उस वक्त जब उसने कहा, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। शर्म से मेरा सिर झुक गया था। रुपयों को मैं एकदम भूल गया था। उसका हाथ थामे माफी मांगता सा चुपचाप बैठा रहा था। चाह कर भी कुछ कह नहीं पाया था। हमारे बीच चुप्पी खिंचती चली गई थी। सहसा प्रवीण ने चिड़ियों के बारे में कुछ कहा था। अचरज हुआ था मुझे। पहले वह कह रहा था, मुझे इस वक्त रुपयों की नहीं, अपनी जान की फिक्र है। रुपयों की उसे फिक्र नहीं थी, पर चिड़ियों की थी। वह भी दूसरे देशों से आई चिड़ियों की। फिर भी मैंने उसकी बात धैर्य से सुनी थी और जवाब दिया था, पर बात देर तक चल नहीं पाई थी। एक बार फिर चुप्पी हम पर छा गई थी, पर मेरे मन में कोई संशय नहीं उठा था। मैं प्रवीण का स्पर्श महसूस करता बैठा रहा था। कुछ देर के लिए मैंने उसके उधार के बारे में ही नहीं, उसकी अवश्यम भावी मृत्यु के बारे में भी नहीं सोचा था। बस महसूस किया था प्रवीण को, सोचा कुछ नहीं था। कुछ देर के लिए मैं अपने भय से मुक्ति पा गया था। भय, संशय का सोच से परे कोई अस्तित्व नहीं है ना। उसके कमरे से बाहर आते ही मुझे क्या हो गया? रह रह कर वही वाक्य सिर के भीतर बज रहा है। उन रुपयों से मेरे लिए एक बढ़िया कफन खरीद देना। मैं याद कर रहा हूँ, प्रवीण ने ठीक किस तरह वे शब्द कहे थे। वक्र मुस्कुराहट के साथ, आंखों में नफरत भर के, स्वरों की लय को तोड़कर। हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही कहे थे उसने वे शब्द, व्यंग्य की सान पर चढ़ाकर। ठीक है, इस महीने उसके रुपयों की किश्त जरूर चुकाऊंगा, जैसे भी हो। मैं साइकिल पर सवार क्लिनिक की तरफ चला जा रहा हूँ। मेरे कानों में
बराबर उसके शब्द गूंज रहे हैं। मेरा सिर चकरा रहा है और हर घुमेर के साथ उसके शब्द घुमड़ रहे हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और बीच में बिजली की तरह उसके शब्द कौंध रहे हैं। आज भी सैंपल में वह दवा नहीं निकली। बाजार से ही खरीद लानी होगी। किसी तरह सिर में उठता तूफान थाम देना होगा, वरना। क्या सोच रहा था मैं? यह सड़क पर चढ़ाई कैसे आ गई? पहले तो सपाट थी। मैं कहां से नीचे आ गिरा? वह गड्ढा था या ढलान? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? अब सिर कुछ टिका। ओह, चक्कर आया था, निकल गया। मैं अब भी साइकिल पर सवार हूं, गिरा नहीं, कम बेशर्म नहीं हूं। अब सड़क सपाट है, चढ़ाई या ढलान नहीं है। क्या सोच रहा था मैं? आज बाजार से वह दवा जरूर लानी है, वरना। यह साइकिल को क्या हुआ? धचक धचक कर क्यों चल रही है? आगे के पहिए की हवा निकल गई क्या? मेरा सिर बिल्कुल खाली हो गया। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सड़क पर गाढ़ा अंधेरा उतरता आ रहा है। साइकिल रोकूं या बढ़ूं? चाह कर भी मैं साइकिल रोक क्यों नहीं पा रहा? यह सड़क के किनारे की बत्तियां बीच सड़क पर कैसे झिलमिलाने लगी? यह कैसी चकमक है? दीर्घकाय दैत्य की जगमग आंखें मुझ तक बढ़ी चली आ रही हैं। रुको, रुको, तुम ही रुको। मैं नहीं रुक सकता। मेरे हाथ नाकाम हो गए हैं। मैं हवा के साथ बह रहा हूं। मुझे बचाओ, 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 बचाओ। सब कुछ थम गया, साफ हो गया। मैंने देखा मजूमदार क्लिनिक से कुछ दूरी पर मैं साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा हूं। जहां मेरा सिर होना चाहिए वहां गर्म लावा उबल रहा है। मेरे हाथ उठे, सिर तक गए और खून में सनकर नीचे गिर गए। मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ बढ़ रही है। प्रवीण, प्रवीण। मैंने अपनी बुदबुदाहट अपने कानों में साफ सुनी। फिर पता नहीं। मैं चला मेरे दोस्त। अब तेरा कोई व्यंग मुझे नहीं छू सकता, न तेरा एहसान, न प्यार। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। जिंदा रहता तो तेरा रुपया बहुत जल्द वापस कर देता और तेरे बचे दिनों को अपने स्नेह से सराबोर कर देता। मैं सफाई नहीं दे रहा, जरूरत नहीं रही। मेरी मौत ने मुझे बचा लिया। अपना औचित्य सिद्ध करने के लिए अब मुझे किसी कल की प्रतीक्षा नहीं है। सुन रहा है प्रवीण? अरे, यह प्रवीण ही तो है, मेरे सामने। सुन, मेरी बात सुन, मेरे पास आ। मैं जानता हूं, जो सचमुच मैंने तुमसे पाया है वह रुपया नहीं, तेरी दोस्ती है। दोस्ती उपकार नहीं होती, वह बदले में कृतज्ञता नहीं, सिर्फ दोस्ती चाहती है। वह मैं तुझे दे चुका, अब और कल तक स्थगित नहीं। कल से मैं मुक्त हो गया। अब कोई आने वाला कल मुझे चुनौती नहीं देगा। अब कोई बीता हुआ कल मेरी असफलता पर नहीं हंसेगा। तेरा ऋण मैंने मौत को चुका दिया।
सुन रहा है प्रवीण? सुन प्रवीण, मेरे पास आ। अपनी चीख मैंने अपने कानों से सुनी और फिर प्रवीण का चेहरा एक बार आंखों के आगे कौंध कर धुंधला पड़ता जा रहा है। मेरे अपने शब्द मेरे कानों में नहीं पड़ रहे। कहीं से रोने का शोर उठ रहा है। कानों में लावे सा धस रहा है। आसपास छायाएं गिरती जा रही हैं। जलती आंखों के सामने बीवी बच्चों के चेहरे छटपटा रहे हैं। रोने का शोर बढ़ता जा रहा है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अरे यही तो है सब मेरे सामने। मेरे पीछे इनका क्या होगा? हे भगवान, इनकी कैद से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। कितनी ठोस दीवारें हैं, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब बंद। कहीं कोई रास्ता नहीं, कोई छोटा सा छिद्र तक नहीं जिसे सिर मारकर बढ़ा सकूं। उफ, क्यों आए तुम सब यहाँ? मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा पीछा करते वहीं पहुंच जाओगे। पकड़कर अंधी दीवारों के बीच चिन दोगे। इतना रो क्यों रहे हो तुम लोग? बंद करो रोना, मुझे मुक्त कर दो। छोड़ दो मेरा रास्ता, जाने दो मुझे। प्रवीण, मेरे भाई, तू बचा मुझे, इनकी कैद से बचा। प्रवीण, इनका क्या होगा प्रवीण? प्रवीण का चेहरा साफ हो उठा है, मेरे चेहरे से बिल्कुल सटा हुआ। मेरे कानों को छूते उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं। फिक्र मत कर, मैं देखूंगा इन्हें। पर तू तो खुद मर रहा है। मेरी चीख मेरे कानों में पड़ी और कपकपी मुझे मथती निकल गई। प्रवीण अब भी कुछ कह रहा है। रोने का शोर बढ़ता जा रहा है। रुको, थमो जरा, सुनने दो। प्रवीण क्या कह रहा है? देखूंगा, सब इंतजाम कर। इंतजाम? कैसा इंतजाम? पैसों का इंतजाम? फिर तेरा एहसान मेरे सिर पर? मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बोल प्रवीण, बोल। रोने का शोर एकदम थम कैसे गया? सब लोग कहाँ चले गए? नहीं, प्रवीण अब भी मेरे पास है। उसके होंठ मेरे कानों पर फरफरा रहे हैं। फिर मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मैं चीख रहा हूँ, मेरी आवाज खुद मेरे कानों तक। प्रवीण, मैंने अपनी मौत तुझे बेच दी। मेरे बीवी बच्चे मेरी मौत की कमाई खाएंगे। मैंने अपनी मौत तेरे हाथों बेच दी। मैं तेरा एहसान मंद हूँ। इस एहसान के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। प्रवीण, 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 विपिन चीख रहा है। सुन प्रवीण, मेरे पास आ। मैं उसके पास हूँ, सुन रहा हूँ, पर वह कुछ कह नहीं रहा। बस खुली आंखों से मुझे देखे जा रहा है। मेरे पास कहने को बहुत है। काश विपिन, मैं तेरे पलंग की 3 बार परिक्रमा करके तेरी जगह ले पाता। पर ऐसा मनचाहा सौदा सिर्फ शहंशाहों की किस्मत में होता है। मैं अपने को मार भी लूं तो तुझे जिला नहीं सकता। अपनी चाहत बिना एक लाश की तरह हम पैदा हुए थे। जिंदगी का स्वांग रचने के लिए
कुछ दिनों की मोहलत मिल गई थी। तेरी मोहलत खत्म हो गई और अपील नहीं है भाई। अपनी मर्जी से हम मोहलत घटा भले लें, बढ़ा एक पल नहीं सकते। तेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मुझे कैसा लगा तुझे बतलाऊं भी तो तू विश्वास नहीं करेगा। मैं तेरा महाजन जो हूँ, तेरी पत्नी कहती है सिर्फ मेरे रुपए लौटाने की खातिर तो दिन रात मरीज जुटाता फिरता था। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं लगता है तेरा ब्लड प्रेशर अस्थिर था और तू उसके लिए गलत दवा खा रहा था अपनी मर्जी से, उनकी राय लिए बगैर, सैंपल से चुरा कर। तेरी जेब से दवा की बोतल और एक पर्चे पे लिखा कुछ दिनों का तेरा ब्लड प्रेशर मिला है। डॉक्टर से सलाह तूने क्यों नहीं ली? बाजार से दवा लेकर तूने क्यों नहीं खाई? मरना ना चाह कर भी तू अपने को मार क्यों रहा था? मुझे अपराधी सिद्ध करने के लिए मेरी चिट्ठी तू जेब में लिए क्यों घूमता था? इसलिए कि मुझे मेरे अपराध की खबर फौरन हो सके और मैं तुझे अपनी आंखों से मरता देखूं। मैंने तो अपराध करने से पहले अपने को सजा सुना दी थी, पर तूने ठीक पकड़ा भाई। सुनाने में मैं बेईमानी कर गया था। 2 साल की मोहलत मांग ली अपने से और खुद अपील पास कर दी थी। पर तू नहीं जानता विपिन, मेरा अपराध ही मेरी सजा है। कितना कुछ है कहने को मेरे पास, पर विपिन ने कुछ नहीं सुना। मैंने कहा जो नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, विपिन चीख रहा है। प्रवीण, इनका क्या होगा? मुझे उबरने का रास्ता मिल गया। मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा लिया, अपने होंठ उसके कान पर रख दिए। तू फिक्र मत कर, मैं देखूंगा इन्हें, मैंने कहा। पर तू तो खुद मर रहा है, वह जोर से चीखा। नहीं, मैं कह उठा, मैं देखूंगा इन्हें, सब इंतजाम करूंगा इनके लिए। विपिन जड़ पड़ा है, जैसे मेरी बात उस तक पहुंच ना रही हो। आसपास रोने का शोर बढ़ रहा है। उसके बीवी बच्चे यही हैं, दहाड़ मारकर रो रहे हैं। क्या मुझे रोने का अधिकार नहीं? विपिन की आंखों में नफरत लहरा रही है। नहीं, ऐसा क्यों सोचा मैंने? नफरत नहीं, यह मौत की छाया है। उड़ान भरते कल हंस की फरफराती परछाई। नहीं विपिन, मैं मरूंगा नहीं, तेरे बीवी बच्चों को देखूंगा। इस पर बेईमानी नहीं करूंगा। मेरा अपराध बोध जरा कम नहीं होगा। एक सजा याफ्ता कैदी की तरह जीऊंगा मैं। तू मर गया और मैं जिंदा हूं। हत्या के महापातक से यह कम तो नहीं। तो ये थी कहानी स्थगित कल। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार अवश्य बताएं। कहानी यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे आप कमेंट्स के जरिए हम तक भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना
यदि आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।